ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स के बारे में। तो कोड ऑफ एथिक्स, अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट डिफाइन एथिकल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ओबे बाय। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि TCOC एक वर्ड होता था, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। तो मतलब टाटा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? जो टाटा की ग्रुप कंपनीज हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कराते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, जब भी कभी कोई एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो ऑफर लेटर के साथ उसको TCOC भी साइन करा लेते हैं। TCOC का मतलब टाटा कोड ऑफ कंडक्ट साइन करा लेते हैं कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं अगर आपको टाटा ग्रुप में काम करना है। आपको हमेशा कस्टमर का ध्यान रखना है, कभी भी किसी करप्शन में, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, फेयर डील करनी है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना है, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। इस तरह के सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस को वो साइन करा लेते हैं ऑफर लेटर के साथ कि अगर ऑफर आप तभी एक्सेप्ट करिए जब आप TCOC को एक्सेप्ट कर रहे हैं, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है? कोड ऑफ एथिक्स गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो करती है, उसके सारे स्टेक होल्डर्स भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को अचीव करना चाहती है तो उसको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना ही पड़ेगा। मतलब उसको कंप्लाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, उसको CSR करना पड़ेगा, उसको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको एम्प्लॉय वेलफेयर करना पड़ेगा, उसको सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं बनाना है। तो यानी कि आपको सेट ऑफ गाइडलाइंस और सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट ऑफ गाइडलाइंस और प्रिंसिपल ही क्या होती हैं? कोड ऑफ एथिक्स हैं। ठीक है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर से कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन सोसाइटी और अलमाइटी उसको पनिश करती है जो नहीं फॉलो करता है। कानून तो नहीं करता है, कानून तो अगर आप कोई रूल तोड़ेंगे तब करेगा, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दुनिया की कोई ना कोई सुप्रीम कमांडर ऑफ यूनिवर्स है जो आपको पनिश करता ही है। मतलब कैसे? अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड हैं, आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप सबसे बेनिफिट ले रहे हैं, किसी को कुछ बेनिफिट दे नहीं रहे हैं, तो इस तरह की अगर बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, नेपोटिज्म कर रहे हैं, तो उसका रिप्रिकेशन ये होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे कि आपकी ग्रोथ ज़रूर हैम्पर होगी कहीं ना कहीं पे। ठीक है, तो कानून नहीं बना है, लेकिन सोसाइटी अपने हिसाब से जज करके पनिश कर देती है उसको। ठीक है, तो दीज कोड्स सर्व एज अ गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये जो कोड्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग के लिए गाइड का काम करते हैं। यानी कि इन कोड को ध्यान रख के ही डिसीजन लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो कुछ भी नहीं करना है जो इन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को ओबे नहीं कर रहा है या इनका वायलेशन कर रहा है, तो वो काम हमें नहीं करना, वो डिसीजन नहीं लेना है। ठीक है, ensuring that individual act with integrity, individual as well as organization, ठीक है, act with integrity, professionalism, respect for all stakeholder involved। ठीक है, तो जितने लोग भी इन्वॉल्व हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे कंपनी का बॉस हो, मैनेजमेंट हो, MD हो, या ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ये ध्यान रखना है कि सबके साथ इंटीग्रिटी रखनी है, प्रोफेशनल व्यवहार करना है, रिस्पेक्ट करनी है, सभी का सम्मान करना है, सारे स्टेक होल्डर्स का। अभी तक जितना डिस्कस किया इसका किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ बताना चाह रहा है कोई? नीड क्या है इसकी? अगर आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल एनवायरनमेंट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पढ़ाया है आपकी क्लास में? अभी नहीं पढ़ाया। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या होता है कि जैसे
इन्वायरमेंट उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कोड ऑफ एथिक्स में ही आएगा। सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड टॉपिक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन कोड ऑफ एथिक्स नहीं फॉलो कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अच्छा नहीं है यानी एम्प्लॉय के साथ मिसबिहेव हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है उसके साथ, तो वो क्या होगा, जल्दी से जॉब क्विट कर देगा और किसी को रेफर भी नहीं करेगा और सबको बना कर देगा भाई नौकरी चाहे 1 महीना ना करना लेकिन वहाँ मत जाना, नहीं तो बहुत एक्सप्लॉइट कर लिया जाएगा आपको। तो इससे क्या होता है कि अगर कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं हो रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने एम्प्लॉय को ना रिटेन कर पाएगा ना नए अच्छे एम्प्लॉय को हायर कर पाएगा। तो अगर ऐसा आपको करना है, एम्प्लॉय को रिटेन करना है लंबे समय तक, अच्छे लोगों को हायर करना है, गूगल में क्या होता है, कैलिफोर्निया वाले ऑफिस में हर सेकंड एप्लीकेशन पहुंच रही है, हर मिनट एक नई एप्लीकेशन आ रही है जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि उसका वीडियो हम लोग ने देखा ना, कितना ध्यान रखते हैं, सोने का भी इंतजाम है, खाने का भी इंतजाम है, कपड़े धोने का भी इंतजाम है, उनके पेट्स का भी इंतजाम करके रखा है, घूमने के लिए गाड़ी भी दे रखी है, सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो लोग वहाँ काम करना चाहते हैं, ठीक है, और मन से काम करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव होकर काम करना चाहते हैं। अगर वहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स ना हो, ठीक है, तो कोई नहीं जाएगा। सेकेंड पॉइंट, बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट। हम हमेशा उसी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को अडॉप्ट करना चाहते हैं जो एथिकल होती है, ठीक है, जहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी हम वहाँ जाएंगे तो हमें हमारी बात सुनी जाएगी। अगर कोई ऐसी कंपनी है जहाँ पे बात सुनते नहीं है, भगा देते हैं, तो जैसे लिनोवो आई थी, इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं, उन्होंने पहले बहुत पुअर कस्टमर सर्विस दी, तो लोगों ने फिर उनके प्रोडक्ट खरीदने बंद कर दिए, ठीक है, कि नहीं खरीदेंगे, बेकार है। जब खराब हो जाते हैं तो ध्यान भी नहीं देते हैं लोग। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी इनोसेंट है, कोई कस्टमर है, अगर आपको कोई ऐसे कस्टमर मिल जा रहा है, सीधा मिल गया, तो आप उसको चीट नहीं करेंगे। कोई एम्प्लॉय सीधा मिल जाता है, कभी कभी बहुत काम करता है ज़्यादा, कभी भी सैलरी बढ़ाने के बारे में नहीं बात करता है, उसको अगर एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है तब भी कुछ नहीं कहता, ओवर टाइम भी करता है, ओवर टाइम के पैसे दो ना दो तब भी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रही है तो ये नहीं देख रही कि अगर ये एम्प्लॉय है कि तो इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, कुछ कहता नहीं है, सैलरी के लिए कभी बात नहीं करता है। तो आपको अगर सैलरी इंक्रीज करनी है तो सबकी करनी है, ठीक है, अगर किसी को ओवर टाइम देना है तो सबको देना है। तो ये नहीं करना है कि कोई ऑन द बेसिस ऑफ किसी जेंडर, रिलीजन, कास्ट या सीधा है, तेज है, इसके बेस पे आपने कोई डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्मुलेशन क्या, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे कि हमें किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जैसे डेनिम बनाने वाली एक कंपनी है यूरोप की, तो वो उसके टैग में जब मैंने देखा, प्राइस टैग नहीं होता, उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा है कि उन्होंने जितना भी टोटल पानी लगता है उसमें उसके 40% पानी कम लगाया इस पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे आइकिया का हम लोग ने देखा था एग्जाम्पल, तो वो कोशिश कर रहा है कि इन्वायरमेंट को सस्टेन करे और प्लांट्स लगाए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फॉसिल फ्यूल पे काम कर रही हैं बट वो ट्री प्लांटेशन कर रही हैं, मतलब वो नेट कार्बन न्यूट्रल करने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि आपके कंपनी की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, आपको उनको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा और फिर एम्प्लॉय के साथ उनको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जब मैंने ये प्रेजेंटेशन वाला चीज़ स्टार्ट करी थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाकी सारे जैसे ट्रेडिशनल मेथड होता है पढ़ाने का कि आपको कुछ बोल के लिखा दिया, डिक्टेशन दे दी, आपने इमला लिख लिया, ठीक है, तो उससे आप हो सकता है एग्ज़ाम पास कर जाए, लेकिन उससे आप ज़िंदगी का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाएंगे। जब आप कंपनी में जाएंगे, कॉर्पोरेट में जाएगा, वो कहेगा कोलैबोरेट करना है, ऑनलाइन काम करना है, आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आके लोगों से बात करना है, टीम लीड करनी है, तो ये सारी स्किल्स तब आएंगी जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई इस सेमेस्टर में। वो जब एक्टिविटी आपने अगर अच्छे से करी होगी तो वो सारी स्किल्स आ गई होंगी आपके अंदर कि टीम को कैसे मैनेज करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ग्रुप कैसे बनाना है, टीम हैंडलिंग कैसे करनी है, सॉफ्टवेयर कैसे चलाने हैं, ऑनलाइन कैसे कोलैबोरेट करके काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आई होगी तो आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या काम कराया, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ गई, ठीक है। तो
एम्प्लॉय अगर इन्वॉल्व नहीं होगा तो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा कोड ऑफ एथिक्स का प्रॉपर में। तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर उसमें एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर एक थर्ड पॉइंट क्या है, क्रॉस फंक्शनल टीम बनानी पड़ेगी। क्रिएट अ डाइवर्स टीम दैट इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। मार्केटिंग का भी उसमें रिप्रेजेंटेटिव होगा, एचआर का भी होगा, प्रोडक्शन का भी होगा, सेल्स का भी होगा, ठीक है, and levels within the organization. This team will help ensure that code of ethics is comprehensive and practical. और वो अपने अपने डिपार्टमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट को प्रमोट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि नहीं ये क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है उसको टोकेंगे भी, चेक भी करेंगे। जैसे CRDI सैक मेंबर होते हैं तो वो इसलिए बनाए जाते हैं, या कोई टीम लीडर इसलिए बनाया जाता है कि वो हमेशा क्लास में मोटिवेट करे अच्छा करने के लिए दूसरे लोगों को, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको चेक भी करे, उनको टोके भी, और अगर वो गलत कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट हायर अथॉरिटीज़ को दे भी, ठीक है। तो वही इसी तरह की एक क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए कॉर्पोरेट में। फिर मॉनिटर एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस, ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है इसको कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई इसका वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, कोई मिस सेलिंग तो नहीं कर रहा है, कोई अपना टारगेट पूरा करने के लिए किसी क्लाइंट को चीट तो नहीं कर रहा है। तो ये सब मॉनिटर करना पड़ेगा और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और टाइम टू टाइम रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। जो अच्छा काम करेगा उसको रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन देना होगा, और जो खराब काम करेगा उसको पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों तरीके होते हैं मोटिवेट करने के, एक तो पनिशमेंट दे के या दूसरा रिवॉर्ड्स दे के। फिर कंटेंट ऑफ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स, क्या क्या कंटेंट है। अ कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स आउटलाइन द वैल्यूज, ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड्स। कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स आउटलाइन द वैल्यूज, प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड द बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर वैल्यूज अच्छी हैं, आप अच्छी वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, आप उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, मैन ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कंपनी ने अपनी प्रिंसिपल्स बना रखे हैं, स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे मैं स्कूल छोड़ने जाता हूँ बच्चों को, तो उसमें उन्होंने टाइम बना रखा है कि अगर इतने बज के इतने मिनट हो गए गेट बंद हो जाएगा, अब आप बच्चे को घर वापस ले जाइए। 1 सेकेंड भी लेट हो गया बंद तो बंद, फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उसके पहले पहुंचो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसी तरह से जो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है उन्होंने स्टैंडर्ड पैरामीटर सेट कर देते हैं कि आपको ये है इस पैरामीटर पे ही काम करना है, इसके नीचे होगा तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, इस काम को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स में स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अगर स्टैंडर्ड से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा तुम लेट आए हो, आ जाओ कोई बात नहीं, फिर वो दूसरा भी देखेगा, अच्छा अलाउ हो जाता है तो हम भी कल से लेट आ रहे हैं, तीसरा भी आ रहा है, चौथा भी आ रहा है, फिर पता चला 10:30 बजे भी लेट आ रहे हैं, ठीक है, 9:30 की क्लास का 10:30 बजे होगा तब भी लेट आ रहे हैं। तो वो क्या होता है ना, स्टैंडर्ड बिगड़ते चले जा रहे हैं। अच्छा वो ड्रेस नहीं पहन रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स शूज पहन के आ रहा है, स्टैंडर्ड खराब हो रहे। पहले दिन अगर वापस कर दिया गया तो फिर दूसरा कभी गलती नहीं करेगा। तो अगर जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हमेशा प्रिंसिपल्स, वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को लेके काम करती हैं, ठीक है। दैट गाइड्स द बिहेवियर। अब ये सब चीज़ें होंगी अगर सही तो बिहेवियर भी सही हो जाएगा, डिसीजन मेकिंग अपने आप ठीक होने लगेगी, ठीक है। वाइल स्पेसिफिक कंटेंट कैन वेरी बिटवीन कंपनीज, हियर आर कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हर एक तरह की कंपनी हर एक ग्लोबल सिचुएशन पे हर एक कंट्री में एक ही पैरामीटर फिट होते हों, ठीक है। तो किसी ने दूसरी चीज़ों का पैरामीटर बना रखा है, किसी ने तीसरी चीज़ का बना रखा है, सब ने अपने अपने हिसाब से काम करना है। मिशन एंड वैल्यूज़, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक इनके, मार्केटिंग क्लब में कितने बच्चे हैं यहाँ पे? तो ये स्तुति मैम क्लास के बीच में क्यों बुला रही हैं?
तो स्क्रीनिंग लंच में हो सकती है, क्लास के बाद हो सकती है, क्लास के बीच में क्यों स्क्रीनिंग हो रही है? आप लोग की क्लास नहीं चल रही क्या? तो ये 10 मिनट बाद आए रहे, ठीक है, 10 मिनट बाद आ रहे हैं। एक मिनट, कोई अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो कंपोनेंट्स क्या हैं इसके? कंपोनेंट्स करा के ख़त्म करते हैं इसको, इस टॉपिक को। मिशन एंड वैल्यूज़, मिशन एंड विजन। तो मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग ने कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट पढ़ा था कि अगर हमारा मिशन प्रॉपर होगा तो वो भी क्या करता है, कंपास का काम करता है। हमारे एम्प्लॉई अगर ट्रैक से बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो मिशन स्टेटमेंट वापस उनको ट्रैक पे लाता है। विज़न जो होता है, अगर विज़न महान है, अच्छा है, बड़ा विज़न है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं, इंगेज करते हैं उससे। मिशन स्टेटमेंट भी ये करता है, एम्प्लॉयज़ को इंगेज कराता है, स्टेक होल्डर्स को इंगेज कराता है अपने साथ। तो मिशन और वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया मिशन स्टेटमेंट, वैल्यूज़ अच्छी होंगी, आपने प्रिंसिपल्स अच्छे बनाओगे, कंप्लायंस अच्छा होगा, ठीक है, कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, एरर की पॉसिबिलिटी इतनी होनी चाहिए। अच्छा, आपने कंप्लायंस बना रखा है, कंप्लायंस मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, लीगल कंप्लायंस, वो अच्छा है, तो दैट मीन्स कि सारी चीज़ें प्रॉपरली चलेंगी। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी के फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, सबको एक साथ काम करना है, आपस में मिलजुल के काम करना है, ईमानदारी के साथ करना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ और मैं कहूँ कि मेरी एक कोचिंग चलती है, ठीक है, और जो नहीं पढ़ेगा कोचिंग कॉलेज के बाद उसका जो है नंबर कम मिलेगा, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अगर मैं टीचर हूँ किसी कॉलेज में, तो मुझे अगर कोचिंग पढ़ानी है तो मुझे उस कॉलेज के किसी बच्चे को नहीं पढ़ाना है इन एनी कंडीशन, ठीक है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। या फिर अगर मुझे कॉलेज के बाद काम करना है तो किसी दूसरी चीज़ का काम करना है, ठीक है, कोचिंग पढ़ाने का, ट्यूशन पढ़ाने का काम नहीं करना है, नहीं तो फिर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जो बच्चे मुझसे कोचिंग पढ़ेंगे, ट्यूशन पढ़ेंगे, मैं उनको ज़्यादा नंबर दूंगा, उनका ज़्यादा ध्यान रखूंगा, यानी क्या होने लगेगा, भेदभाव होने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं अगर किसी का कुछ चीज़ छूट रहा है तो उसको क्लास में एक्स्ट्रा क्लास लेके करा देंगे, या अलग से बाद में शाम को 4 बजे तक बता देंगे, बट लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं करेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आ गया। फिर क्या है, रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी। हमेशा जितने भी छोटे बड़े सब लोगों का सम्मान करना है। अगर कोई आपसे 4th क्लास का एम्प्लॉई है या किसी भी छोटे डिपार्टमेंट में काम करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसके साथ कोई मिसबिहेव करना है। जिसको नोट करना है नोट करते चलिए, साथ ही साथ पॉइंट्स नोट करिए। प्रोफेशनली बिहेव करना है सबके साथ, कभी शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। डेटा थेफ्ट नहीं करना है, कोई इंटरनल इनसाइडर इंफॉर्मेशन को लीक नहीं करना है, ये सब अगेंस्ट कंप्लायंस होता है, ठीक है। सोशल एंड इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करना है। अगर हम समाज से पैसे कमा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी को वापस करें। तो इसलिए बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, CSR करती हैं। जैसे अभी अपने कॉलेज में 2 CSR एक्टिविटी हो रही हैं। एक तो एक्सिस बैंक ने कराया था, जो आपके लिए NISM का 10 आवर की वर्कशॉप कंडक्ट कराई थी फाइनल ईयर के लिए, आपके लिए नहीं। और एक और एक्टिविटी करा रहा है, बजाज कर रहा है CSR, वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर 40-50,000 खर्च करेगा, उसको 90 घंटे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह की CSR एक्टिविटी करते रहते हैं कॉर्पोरेट्स, क्योंकि उनको पता है कि जो यूथ है वही आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य तय करेगा। तो अगर वो स्किल्ड नहीं है, अगर वो एनर्जेटिक नहीं है, अगर वो नॉलेजेबल नहीं है, उसको अगर अच्छे से चीज़ें पता नहीं है, वो ट्रेंड नहीं है, तो फ्यूचर प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो लोग CSR करते हैं, इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, इन सब चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, ठीक है। कंप्लायंस तो फॉलो करनी है एनी हाउ। तो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज क्या होता है इससे?
एक तो गाइडलाइंस होने की वजह से हमें क्लैरिटी रहती है। अगर हमें कोई किसी ने पहले से बता दिया कि भाई ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे क्या हुआ, मान लो ऑफिस है तो कोई जन ने क्या है चप्पल पहन के पहुंच गया, उसको पहले बताया नहीं गया कि भाई ये चप्पल पहन के नहीं आना है, हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको हमेशा शूज़ वियर करने हैं। तो आपको करना क्या है, पहले से गाइडलाइंस और क्लैरिटी दे दो, डूज एंड डोंट्स बता दो कि आपको ये करना है ये नहीं करना, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं और कोई करेगा तो फिर थोड़ी ना आपको वो उसकी गलती है, ठीक है। तो गाइडलाइंस क्लैरिटी रहती है, एडवांटेज हो जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट बन गया तो उसके बाद फिर कोई उससे डेविएट नहीं होता है। कल्चरल फाउंडेशन होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर बिल्ड हो जाता है। जिस तरह से आपने कोड ऑफ एथिक्स बनाया होगा उसी तरह का कल्चर होगा। अगर आपका कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल लचर टाइप का है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कभी भी कोई आ रहा है, कभी भी कोई जा रहा है, कोई मसाला खा के बैठा है अपने डेस्क पे कोई कुछ कर रहा है, कोई क्लाइंट से मिसबिहेव कर रहा है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहा है, कोई आपस में झगड़ा करने लगा क्लाइंट के सामने, तो ये सब चीज़ें अगर आपने प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस बना रखी, कोड ऑफ एथिक्स बना रखा है, तो ये सब कुछ नहीं होगा। आपका कल्चर अच्छा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। रेपुटेशन बिल्ड होगी, इससे कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी। उसके बाद फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जो मार्केटिंग वाले हैं वो स्तुति मैम से मिलने जाके भाग के जाइए।